नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आप देख रहे होंगे मैं एक आज ऐसी जगह में हूं, आप सोच रहे होंगे कहीं आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। मैं कहां आर्मी कैंप में पहुंच गया हूं, लेकिन मैं किसी आर्मी कैंप में नहीं हूं, बल्कि जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी में हूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तमाम उत्तराखंड से अलग अलग स्टेटों से बच्चे पहुंचे हुए हैं और इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है। और ट्रेनिंग इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में या राज्य में भर्तियां बहुत निकलती हैं, लेकिन भर्तियां हो नहीं पाती। अब देखिए इन युवाओं को, देखिए ये सब कुछ हो रहा है इस समय जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी में, और यहाँ इनकी ट्रेनिंग चल रही है। और ये सब लड़के हैं, इनके पीछे आप देखेंगे लड़कियां भी हैं, वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं। इसके अलावा अभी आप देखिए, इसके अलावा मैं बात करूं तो ये बहुत सुंदर प्रांगण है यहाँ पर, जहाँ पर ये इनके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए इधर पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, अब आप इन लड़कियों को देखिए, ये बिल्कुल जिस तरह से कमांडो की ट्रेनिंग होती है उस तरह की ट्रेनिंग इनकी चल रही है। बड़े गौर से देखेगा, ये देखिएगा, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। और ये जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी, जसपाल राणा बेटे हैं नारायण सिंह राणा जी के, आप जानते ही हैं नारायण सिंह राणा जी को, और जसपाल राणा जी उन्हें कौन नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। इधर में अगर मैं बात करूँ, स्वयं नारायण सिंह राणा जी उपस्थित हैं, उनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। मैडम रजनी रावत यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा सेमवाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत दूर से पहुँचे हुए हैं। ज्वाइंटली ये कार्यक्रम आज सेमवाल जी का भी चल रहा है। सेमवाल जी मैं आऊँगा, अभी थोड़ा पूरा मैं ये दिखा देता हूँ। पहले मैं जो पूरे हमारे उत्तराखंड के जो दर्शक हैं, ये देश विदेश में बैठे हुए जो दर्शक हैं, अगर वो भी चाहते हैं अपने बच्चों को, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आर्मी में जाएं, हमारे बच्चे पुलिस में जाएं, तो देखिए उसके लिए सबसे बेहतरीन एक जगह में मैं पहुंचा हुआ हूं, जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी। क्योंकि मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो बनावटी हो। इससे पहले मैं जब पहुंचा था तो सबसे ज़्यादा फोकस नारायण सिंह राणा जी का अपने कल्चर को लेके भी है। ये छोटी छोटी बालिकाएं आप देख सकते हैं इस समय, ये जौनपुर की जो हमारी परिवेश है उसमें थे। बहुत सुंदर इनके द्वारा यहाँ पे नृत्य किया गया था। और अभी परसों ही मैं जो है अभी उस इलाके से आया हूँ, रवाई से आया हूँ, तो मुझे वहाँ से यहाँ आने के बाद में फिर रवाई की याद आ गई।
देखिए वार्म अप जैसे होता है, वार्म अप उस तरीके की। अब थोड़ा सा लॉन्ग जंप, हाई जंप क्या क्या होता है इनकी भाषा में थोड़ा समझेंगे। तो सब कुछ मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी है, प्रेम नगर से थोड़ा सा आगे आप आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा लोकेशन, क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो ये इनकी ट्रेनिंग को देखिए। बहुत सारी के माँ बाप होंगे जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और वो भी अपने बच्चों को ट्रेंड करना चाहते हैं। तो मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आप आइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आर्मी में हो, पुलिस में हो, एयरफोर्स में हो, हर तरीके की ट्रेनिंग जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी वहाँ पर दी जा रही है। देखिए, उसके अलावा वो बच्चे दूर चले गए, कहाँ से आए हैं, और ज़्यादातर मध्यम परिवार के ही लोग आते हैं। ज़्यादातर बच्चे मध्यम परिवार के ही हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। ये हमारे उत्तराखंड का एक दर्द भी है। लेकिन हम अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजें, जब हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में, हमारे ही घर में हमें सिखाने के लिए इतना कुछ है, तो भाई विदेश क्यों जाएं। इसके लिए एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा नारायण सिंह राणा जी को। जसपाल राणा जी उनके बेटे हैं, सुभाष राणा जी, दोनों को कौन नहीं जानता, अनेकों मेडल जीत चुके हैं। और ये मेडल के पीछे हैं नारायण सिंह राणा जी। कहते हैं एक माँ बाप के लिए बड़ी खुशी होती है जब उनके बच्चे सफल होते हैं। तो राणा जी के पास मैं चलूँगा, नारायण सिंह राणा जी से बात करेंगे। और आज हमारा सौभाग्य भी है कि नारायण सिंह राणा जी से हमारी मुलाकात भी हुई है। राणा जी, सबसे पहले तो हम धन्य हो गए। ट्रेनिंग तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने अपने कल्चर को जिंदा रखा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और आपका जो चैनल है वो तो बहुत पॉपुलर हो रहा है उत्तराखंड में, और वो इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है कि आपने नाम ही ऐसा रखा, पोल खोल। जी जी। अब हर एक आदमी की पोल है। हाँ। चाहे कोई कितना भी साधु संत हो जाए, उसकी भी पोल है। हाँ। तो ये बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं कि लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं और खोजी पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। कल देख रहा था मैं, आप लाखा मंडल में, जिस गुफा में हम नहीं जा पाए अंदर में, भी लाखा मंडल पे बहुत काम किया। उस गुफा में आप अंदर तक जा कर के वहाँ का जो पांडवों की जो संस्कृति है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई पांडव वहाँ पे आए हैं, 1 लाख 100 जो है वहाँ शिवलिंग बनाए हैं, वो काम शुरू हुआ है। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार की आज आप हमारे साथ में आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है, खेती बाड़ी लोगों ने छोड़ दी है, गाय भैंस बकरी बैल पालना छोड़ दिया है। बच्चे हैं लेकिन बच्चों के लिए ट्रेनिंग नहीं है, खास करके लड़कियां हैं, लड़कियां पहाड़ से यंग लड़कियां सुरक्षित नहीं है नीचे भेजने के लिए। और उनको ग्रुपों में 4-5 लड़कियां आती भी जाते तो उनको ग्राउंड नहीं मिलते, उनको इंस्ट्रक्टर नहीं मिलते। तो काफ़ी दिनों से पीड़ा थी मन में कि हम यहाँ पे पैदा हुए, हम वहाँ तक पहुँच गए, हम भी सेना में रहे, लड़ाई भी लड़ी, ITBP SPG वगैरह में रह करके हम क्या कर सकते हैं। हमारा मन तड़पता था इनके लिए कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जसपाल को भी बोला, छोटे बेटे को। तो हमने ऊपर नागटिबा में एक बड़ी एकेडमी बनाई है, वहाँ पे भी काफ़ी बड़े ग्राउंड्स है हमारे पास में, रिजॉर्ट्स है रहने की। वहाँ हमने इन बच्चों को 500-600 बच्चों को, हमारे जो इंस्ट्रक्टर है जो आप देख रहे हैं, ये राजेश है और सिकंदर है, ये मुकेश है, ये सब लोग सेना से रिटायर्ड है, इन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया वहाँ पे। उन बच्चों को फिर फाइनली ये दिसंबर में भर्ती होनी थी। और ये भी इसलिए किया है कि अभी पहली बार आर्मी में GD में लड़कियों की भर्ती हो रही है, पहले नहीं था ये। NDA में भी हो गया, IA में भी हो गया। लड़कियों की भर्ती तो खोल दी है, लेकिन लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं है, तो लड़कियां कहाँ करेंगी। इनका एजुकेशन भी ठीक नहीं पहाड़ों में, न ये रिटर्न में निकल पाते, फिजिकल में भी नहीं निकल पाते हैं। तो एक प्रयास है हमारा, अब इस प्रयास को हम कंटिन्यूस करेंगे। बहुत सारे लोग मदद करने वाले हैं। अभी इनका निःशुल्क हम खाना पीना 10 दिन 15 दिन का किट से लेकर के सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड की फैसिलिटी हमारे पास में अपनी है, जो देहरादून में प्राइवेट सेक्टर में है नहीं कहीं। और उसके लिए हम यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, हमारे पास में 400 मीटर का ट्रैक है जो इनका टेस्ट के लिए होता है। बाकी हमारे पास मेस है, रहने की भी पूरी व्यवस्था है। तो ये हमारा सौभाग्य, हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमने इतनी व्यवस्था इन बच्चों के लिए कर ली है। इनकी ज़रूरत है। एक बच्चा भी इस कोरोना काल में, एक बच्चा भी सरकारी नौकरी पे चला जाएगा तो परिवार सुरक्षित हो जाता है। प्राइवेट वाले सारे घर आ गए, बम्बई से, दुबई से, दिल्ली से। अब यही हमारा प्रयास है कि एक लड़की भी अगर घर से चली जाती है, उसको 50,000 तनख्वाह मिलती है, तो परिवार को इतनी ज़रूरत है पहाड़ में नमक तेल पानी की, बाकी अनाज वनाज हमारा अपना हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रयास है बहुगुणा जी, इसके लिए आपने ये हम
तक पहुँचे आप, हमारे इस प्रयास को जनता तक पहुँचाने का आप काम कर रहे हैं, मंत्रालय तक, मंत्रियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये इसके लिए हम आपके आभारी है और आपसे जुड़े रहिए हमारे, हम इसको कंटिन्यूस करेंगे इस कार्यक्रम को। जसपाल भी लगा हुआ, छोटा बेटा भी लगा हुआ, बेटी भी लगी हुई है, सब लोग जो है हम अपने संसाधनों से हम इस कैंप को चला रहे हैं। जी, एक भावुक सवाल है मेरा, क्या 2022 में फिर आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इस राज्य को एक सबसे अच्छा खेल मंत्री चाहिए, नारायण सिंह राणा जी। ये मेरे दिल की आवाज़ है, मैं महसूस करता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पद तो हैं, जिम्मेवारियां तो हैं, लेकिन उनके पास में जानकारी नहीं है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पीड़ा मैं अपनी जरूर बता रहा हूं, क्योंकि इस पीड़ा पे भी कुछ ना कुछ नारायण सिंह राणा जी की तरफ से मुझे जरूर अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब नारायण सिंह राणा जी इतनी अच्छी एकेडमी चला सकते हैं, तो वो इस राज्य के भविष्य के लिए और खेल के लिए बहुत कुछ और अच्छा कर सकते हैं। राणा जी, थोड़ा सवाल भावुक है जी। नहीं बहुगुणा जी, हम लोग कंटिन्यूस राजनीति में हमने छोड़ी नहीं है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं जब जैसे सेना से आया था, एसपीजी से वापस आया था, तो तुरंत मेरे को एमएलसी का टिकट मिल गया था इसमें, लोकल बॉडी में तीरथ सिंह जी और उनके साथ में प्रकाश पंत जी के साथ में। और हमको लखनऊ में हम एमएलसी रहे 2 साल तक। उसके बाद यहाँ आए तो पहली सरकार में, नित्यानंद स्वामी जी सरकार में, मेरे को खेल मंत्री, संस्कृति मंत्री बनाया गया और तब से लगातार हम राजनीति में ही हैं। अभी क्रीड़ा भारती देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया का, जिसमें हमने 11 लाख मेंबर बना दिए हैं, 550 जिलों में गठन कर दिया। तो हमारा एक वो काम भी है कि हम खेलों की दुनिया में, पूरे देश में खेलों क्रीड़ा भारती का काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक 2022 की बात है, तो हम तो कंटिन्यूस क्षेत्र में ही हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो अभी कल भी बता रहे थे कि भाई पंपिंग योजना है, तो हम वो काम करवा रहे हैं। अभी डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि पार्टी हमारे पर विश्वास करती है, तो निश्चित रूप से पिछली बार जो थोड़ा बहुत लोग गलती हो गई लोगों से, वो पछता भी रहे हैं। और अभी लोगों का कहना है कि भाई एक बार टिकट मिल जाए तो जीत तो निश्चित है, और जीत होगी तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं हमारी योग्यता के हिसाब से पार्टी हमें कंसिडर करेगी। तो हम लोग देख रहे हैं उसको। चलिए, नारायण सिंह राणा जी की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है कि ये चीज़ें दिल से बोलते हैं। कई लोग दिमाग से बोलते हैं, और दिमाग से बोलने वाले लोग खेलते बहुत हैं हमारे साथ में, लेकिन ये दिल से बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर नारायण सिंह राणा जी को टिकट मिले, और टिकट के बाद ये जीत के भी आए, और इस राज्य की जो खेल नीति है और जो हमारी संस्कृति की हालत है, उसको ये आदमी सुधार सकते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। हो सकता है इसमें अलग अलग राय हो सकती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। इधर मैडम रजनी रावत जी भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। अच्छे और सच्चे लोग अक्सर बैठे हुए ही मिलते हैं। पता नहीं इस राज्य का दुर्भाग्य है या कोई ऐसा ऊपर वाले का खेल है। ऐसे ही रजनी रावत जी के साथ भी हुआ है। बहुत अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छा करती भी हैं, लेकिन जब मंजिल करीब आती है तो कुछ ना कुछ विघ्न पड़ जाता है। मैडम, ऐसा क्यों हो रहा होगा? इस बार तो कम से कम 2022 में उम्मीद है कि फतेह करके ही लौटेंगे आप। देखिए, फतेह तो मेरा 2008 में भी हुआ था। एक तरफा चुनाव जीतने के बाद में भी मुझे हार मानना पड़ा, पर कोई नहीं, हम तो उसी मैदान में फिर चल ही रहे हैं। जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, जनता का हम सेवा कर ही रहे हैं। अभी प्रयास मुझे यही है कि सबसे पहला मैं यही चाहूँगी कि मुझे अगर टिकट हो जाए हमारे कांग्रेस पार्टी से, तो मैं बहुत सौभाग्य सोचूंगी। वैसे हरीश रावत जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, पर मैं यही चाहूँगी कि मैं जनता का सेवा करने के लिए मुझे और क्या है। देखिए, कोई मेरा बाल नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं, रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, मेरा सारी जनता ही तो है। सभी कुछ मेरे लिए आप ही तो हैं। मेरे माँ बाप भी आप ही है, मेरे भाई भी, मेरे बच्चे भी, मेरे सब कुछ आप ही लोग हो। मैं इतना संकट झेल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, पर आगे भी मैं जनता के लिए संकट झेलना चाहती हूँ कि जनता का मांग को पूरा होना चाहिए। और जनता का जो आज हमारे राणा जी यहाँ पे हैं, आज इन्होंने जनता के लिए, ये बच्चों के लिए कितना संकट झेल रहे हैं। ये इनके माँ बाप भी तो इनको दुआएं देंगे। कल का दिन ये बच्चे भर्ती होंगे, किसका नाम लेंगे? राणा जी का नाम लेंगे ना, कि हमारे राणा जी ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया, अब आज हम सरकारी नौकरी में। तो ऐसे ही सभी जनता चाहता है, सभी लोग चाहते हैं अच्छाई के लिए, अच्छाई के लिए सब चाहते हैं।
पर जनता ने मुझे चाहा, जनता ने मुझे बहुत चाहते हैं, क्योंकि मेरा सेवा देख के और मुझे पूरा कोरोना काल में दुनिया घर में बैठे दरवाज़ा बंद करके रहे, मैं तमाम जनता का साथ में पूरा कोरोना काल में भी जनता का साथ में घूमी। पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं मैडम जी आप ऐसा घूम रही हो खुला, मैंने कहा नहीं, जब दुनिया है जब भी तो हमें है, पर मैं दुनिया का सेवा करी, दुनिया का भलाई करी, जनता के बीच में सुख दुख को भागते रहे, दौड़ते रही। और 2022 में मैं सहसपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ, ये जनता को सोचना हो। चलिए ठीक है, चलिए मैडम रजनी रावत हैं और देखिए सहसपुर विधानसभा की ये बात कर रही हैं, वहां से हरेंद्र शर्मा जी भी एक दावेदार है। अब ये पार्टी को तय करना है कि हरेंद्र शर्मा जी को टिकट मिलेगा या मैडम रजनी रावत जी को टिकट मिलेगा, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए अभी बहुत लोगों की जरूरत है और उस जरूरत में एक नाम है सेमवाल जी का, उनके पास भी चलते हैं। सेमवाल जी, थोड़ा सा आपसे बातचीत भी करेंगे, थोड़े इन बच्चों के साथ में भी आएंगे। क्या क्या आप इन्हें सिखा रहे हैं इस समय, क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी चल रही है, थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे, कुछ बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप भी इस राज्य के लिए, इस राज्य के भविष्य के लिए संवारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बधाई के पात्र हैं। क्या कुछ आगे की रणनीति है? सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके इस जज्बे को और जिस जोश को, जो ऊर्जा आपके अंदर है, और वही आपको देख करके वो ऊर्जा मैंने अपने अंदर भर ली है। और सबसे पहले आपका धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश सेमवाल प्रोला से बिलोंग करता हूँ। और जो सर मेरा मोटो है वो ये है कि जैसे मैं रिटायरमेंट आया, तो रिटायरमेंट आते हुए अधिकांश कोई भी कर्मचारी आता है तो अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ घूमना फिरना, ज़्यादा एंजॉय करना, मैंने ये सब कुछ एक किनारे किया। और जैसे मैं रिटायरमेंट आया, रिटायरमेंट आते ही मैंने तुरंत 2 दिन के बाद क्षेत्र का भ्रमण किया। और क्षेत्र के अंदर जब मैं गाँव में गया और बच्चों को मैं लेके आने लगा, तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, मतलब ये नौकरी मिला तो इधर असंभव है, क्योंकि प्रोला और रामासिरा में हमारे 2-4 लड़कों से ज़्यादा नहीं निकलते। मैंने कहा आप मुझे दीजिए बच्चों को मैंने लाया, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, किसी से 1 रुपये शुल्क नहीं लिया। और 85 बच्चों को मैंने क्लोज किया, क्योंकि समय कम था और दिसंबर में भर्ती थी। अक्टूबर 11 तारीख को मेरा सैनिक सम्मान समारोह था, 15 तारीख से मैंने बैच शुरू किया। तो ओनली फॉर 45 डेज के अंदर हमने वो मेहनत की दिन रात कि मेरे 85 में से 65 बच्चों ने कोरदार में ग्राउंड निकाला और वो भी एक्सीलेंट निकाला। और 55 बच्चे कंप्लीट रिटर्न। उसके बाद मैंने रिटर्न की तैयारी की। रिटर्न का मैंने कोई फ्री निःशुल्क कोचिंग क्लास चलाई, मैंने स्पेशली वहाँ टीचर की व्यवस्था की। और 55 बच्चे मेरे आज इंडियन आर्मी के अंदर मेरी आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी मेरा 3rd बैच चल रहा है, 150 बच्चों का चल रहा है। मुझे यहाँ पे माननीय अपने नारायण सिंह जी राणा जी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि राजेश, जिस दिन एकेडमी का उद्घाटन था, उद्घाटन में भी शामिल रहा। और जब मैं यहाँ पे आया तो माननीय श्री नारायण सिंह जी ने कहा कि राजेश तेरे को यहाँ पे 5 दिन ट्रेनिंग देनी होगी। तो फिर जा करके मैंने अपनी एकेडमी का 10 दिन का छुट्टी करवाया। मुझे अब यहाँ 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ता में जो मैंने इन बच्चों को सिखाया उसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो देना चाहूँगा कि इनकी प्रतिभा की कोई कमी। चलिए इनका डेमो भी देखेंगे। हालांकि मैं आज सुबह से यहाँ हूँ, मैं आज देख ही रहा हूँ और अचंभित हो रहा हूँ। बहुत कुछ है अपने उत्तराखंड में, प्रतिभाओं की कमी नहीं है अपने उत्तराखंड में। अब आप देखिए राजेश सेमवाल जी किस तरह की ट्रेनिंग इन्हें दे रहे हैं, पता नहीं आजकल मेरे लिए भी अजीब सा हो गया है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इस तरह के कार्यक्रम मुझे देखने को मिल रहे हैं। और देखिए ये बालिकाएं हैं, ये पीटी उषा भी बनती हैं, ये मछेंद्री पाल भी बनती हैं, और यही वो बालिकाएं हैं जो प्रतिभा पाटिल भी बनती हैं। गौर से देखिएगा इनकी ट्रेनिंग को, बड़ी सख्त ट्रेनिंग है। और राजेश सेमवाल जी इनको ट्रेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पुरोला में इनके द्वारा और ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए, बड़े गौर से देखिएगा, हर चीज के लिए इन्हें मजबूत किया जा रहा है। ये वो बेटियां हैं जो आर्मी में भर्ती होंगी, पुलिस में भर्ती होंगी। अब आप गौर से देखिए, जिस तरह से कमांडो होते हैं, कमांडो ट्रेनिंग होती है, देखिए वाकई इनके जज्बे को देखिए, इनके जुनून को देखिए, इनकी ट्रेनिंग को देखिए। किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये उत्तराखंड की लड़कियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आर्मी ट्रेनिंग पाई हुई है। मैं भी इनके साथ साथ में चल रहा हूं, बीच में चल रहा हूं। गौर से देखिए, इस तरह की ट्रेनिंग यहां मिलती है। और अभी आगे और बढ़ेंगे। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, गौर से देखिए, समझिए। ये सब कुछ जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
लड़कियां हैं, लग नहीं रही हैं किसी एंगल से लड़कियां हैं। ये देखिए कि काश मुझे भी ऐसी बचपन में ट्रेनिंग मिली होती तो मैं भी किसी सेना में अफसर होता, लेकिन क्या करूं, ट्रेनिंग नहीं मिल पाई तो पत्रकार बनना पड़ गया। ये इनकी ट्रेनिंग है। इसके बाद में लड़कों के पास में चलूंगा, वो भी तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ा ये देखिए, अब उल्टा चल रहे हैं ये, अब इनकी ट्रेनिंग उल्टा हो रही है। मैं उल्टा चल रहा हूं, ये उल्टे चल रहे हैं। गुड आगे गुड, वहां पे ड्रेसिंग से खड़े होते रहो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। हमारा जो भर्ती का ट्रेनिंग का वो जो शेड्यूल होता है उसमें 1600 मीटर रनिंग होती है, 8 चिनअप होते हैं और जिगजैग होता है और शारीरिक दक्षता होती है, हाइट, वेट, चेस्ट। तो इसके लिए हमने इनको 3 कैंप पहले दे चुके हैं माननीय राणा जी के माध्यम से। बोल भद्र विशाल लाल की जय, बोल भद्र विशाल लाल की जय। अब वहां से मैं थोड़ा सा आगे पहुंचा हूं, जो शूटिंग रेंज है वो शूटिंग रेंज में पहुंचा हूं, आप देख सकते हैं। हमें सुभाष राणा जी मिले हैं, नारायण सिंह राणा जी के बेटे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और हमारा सौभाग्य भी है कि नारायण सिंह राणा जी से भी मुलाकात हो गई और सुभाष राणा जी से भी मुलाकात हो गई। तो राणा जी पहले तो बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं वहाँ देख रहा था बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है और उसके साथ में यहाँ शूटिंग रेंज में यहाँ भी तैयारी चल रही है। तो अब उत्तराखंड के लिए क्या कुछ करने का विचार है? उत्तराखंड के जो हमारे युवा साथी हैं, चाहे देश और विदेश में हमारे उत्तराखंड का नाम ऊंचा जाए, उसके लिए हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कितने लगभग प्रतियोगी यहाँ आते हैं जो सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और कितना लगभग ट्रेन करके आप उनको भेज सकते हैं? कितना समय में वो सोचते हैं कि राज्य के लिए, देश के लिए खेल सकेंगे? देखिए, समय तो जितना डेडिकेशन से जो करेगा, समय तो उस पर निर्धारित। कोई बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टेट के लिए, नेशनल में जीत रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 4 साल लग रहे हैं। तो बच्चों के डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि कितना समय, कितनी लगन के साथ वो मेहनत करके काम कर रहे हैं। बट तकरीबन मैं मानता हूँ 3-4 साल में एक खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचने के लिए सक्षम है। चलिए, सुभाष राणा जी हैं और इनके इक्विपमेंट में मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में भी बताएं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम लोग तो देसी लोग हैं, पत्रकार देसी आदमी होते हैं, इन्हें ज़्यादा पता होता नहीं है। तो थोड़ा सा आप बताएं किस तरीके के इक्विपमेंट आप इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हम भी देसी आदमी हैं, हम कौन सा विदेशी हैं, ऐसी बात नहीं। बस पिस्टल थोड़ी विदेशी है, क्योंकि देश में अभी इतनी अच्छी पिस्टलें बन नहीं रही हैं, लेकिन अब बनने वाली हैं कुछ ही टाइम। ये पिस्टल है हमारी 32 बोर की, और ये मैगज़ीन है जिसमें गोलियां डलती हैं। इस तरीके से इसमें गोलियां डल जाती हैं, फिर यहाँ से ये अंदर मैगज़ीन अंदर चली जाएगी। ओके। और ये गोली इसके चैम्बर में चली जाएगी। ठीक है। बस अब आप ट्रिगर चलाएंगे और गोली चलेगी। ठीक है। इस तरीके से इसमें चलता है। तो पहले इसको चलाने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ती होगी, क्योंकि एकदम से नया आदमी आएगा तो उसके लिए तो ये एक बंदूक है, गन है। लेकिन से पहले हम लोग पहले सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं कि इसको सही तरीके से कैसे चलाना। क्योंकि शूटिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। बट भगवान की कृपा से अभी तक शूटिंग के गेम में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ अभी तक के हिस्ट्री में। तो क्यों इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले उनको समझाते हैं कि भाई किस तरफ चलाना है, सेफ्टी कैसे रखनी है, किसकी तरफ निशाना लेना है। तो वो सारी चीज़ों का पहले ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद ही बच्चे को हम पिस्टल पकड़ाते हैं, पिस्टल या राइफल। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, सुभाष राणा जी हैं, बहुत बारीकी से वो चीज़ों को बता भी रहे हैं। और देखिए, इक्विपमेंट की जरूरत भी पड़ती है। थोड़ा सा भैया से पूछेंगे, ये इस दूरबीन का क्या इस्तेमाल होता है, इससे क्या हम देखते हैं? इससे जब शॉट फायर करेंगे तो पीछे से इसमें देख के बताएंगे कि क्या लगा है, मतलब किस टारगेट पे गया है। अच्छा, ये स्कोप है, इससे देख के जब बताएंगे क्या लगा है। दूर तक देख लेता होगा नजदीक से, जी सर, जो हम यहाँ से नहीं देख पाते। जी सर। चलिए, आपका क्या नाम है? सक्षम मलिक सर। मलिक जी। चलिए,
बहुत सारी के इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है। हम घर में बैठ के सोचते हैं कि गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन सोचना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। चलिए, एक दो प्रतियोगी हो रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए, बातों बातों में अनुरोध पंवार जी मिले हैं, जो वर्ल्ड कप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। वो भी आज हमें जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी में मिले हैं। तो पंवार जी, कितने मेडल राज्य के लिए और देश के लिए अभी तक जीत चुके हैं? मेडल्स का तो एज सच मेरे ख्याल से 23 या 24 मेडल्स टोटल अभी तक मैंने लिए हैं, और देश के लिए 2 मेडल्स मैंने अभी लिए हैं। और स्पोर्ट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा पिस्टल शूटिंग से कि बड़ा कामनेस का गेम है, और बच्चों को हमें प्रयास करना चाहिए कि देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। खेलना भी एक, पहले जैसे बोलते थे कि खेल के खराब हो जाते हैं बच्चे, ऐसा है नहीं। आप देश के लिए, परिवार के लिए, प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी भी खेल के साथ जुड़ते हैं तो आपके व्यवहार में एक अनुशासन आता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उत्तराखंड में और देहरादून में इतनी बड़ी रेंज उपलब्ध है, और जिसके वजह से हम संसाधनों का अदरवाइज तो बहुत अभाव है सभी जगह, आप समझ ही सकते हैं। एक प्लेयर्स के लिए तो एक प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी रेंज मिल पाना बहुत बड़ी बात है। तो कोच हैं हमारे यहाँ सुभाष राणा जी हैं, तो वो उनके गाइडेंस में हम लोग कर रहे हैं, तो अच्छा ही है सब कुछ, जैसे कुछ है। बाकी एज ए प्लेयर मैं बहुत ज़्यादा बोलने की आदत मेरे को है नहीं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक सवाल छोटा सा और है, क्या लगता है कि राज्य में हमारे जो खेल से रिलेटेड जो हमारे मंत्री होने चाहिए, ये जो नेता होने चाहिए, वो भी ऐसे होने चाहिए जिन्हें खेल की परख भी हो, जानकारी भी हो? उससे स्टेट को लाभ मिलेगा, पीढ़ी को भी, युवा पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा, खेल प्रेमियों तक भी कुछ अच्छा वो पहुंचा पाएंगे। ऐसा आप मानते हैं? ये जैसा चल रहा है ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से तो अगर कोई स्पोर्ट्स से ही कोई मिनिस्टर हो तो सीधी सी बात है, उनको सब पता है कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, कहाँ नहीं आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई मंत्री ठीक काम कर रहा है कि कोई नहीं कर रहा है, बट ये है कि अगर प्रैक्टिकली आप उस फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही है ना बारीकियाँ की। किसान को पता होता है जैसे कि खेत में कब पानी चाहिए, कब नहीं चाहिए। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर उसमें लगा दे और बेचारा पूरी मेहनत भी करे तो भी शायद वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं वो रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, भविष्य में पंवार जी का अपने बारे में क्या विचार है? अगर कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि राज्य के लिए राजनीति के माध्यम से भी हमें राज्य की सेवा करनी है और अच्छी नीतियां खेल की बनानी है, तब पंवार जी क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मैं खिलाड़ी हूँ और मैं खेलने में ही संतुष्ट हूँ। बाकी राजनीति में मेरे कोई इच्छाएं नहीं हैं और ना ही मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ अनुरोध राणा जी, पंवार जी थे, माफी चाहता हूं, अनुरोध पंवार जी। और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कही है कि जिसको अनुभव हो खेल का, वो उनको जरूर राजनीति में आना चाहिए और उनको ही वो जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, बने रहे।